दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक धमाकेदार एक्शन फिल्म ले आया हूँ। ये कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रास एलॉय शीट से, जिसे मशीनें पहले पतली और मोटी चादरों में काटती हैं। फिर इन्हीं चादरों को रोल करके गोलियों के खोखे यानी बुलेट केसिंग बना दिए जाते हैं। इसके अंदर भरता है गन पाउडर और ऊपर फिट होती है स्टील की वारहेड बस। और इस तरह एक AK-47 की घातक गोली तैयार हो जाती है। इसके बाद फैक्ट्री में हर एक गोली की जांच होती है। जो गोली खराब होती है उसे तुरंत फेंक दिया जाता है और जो मानक के मुताबिक होती है उन्हें पैक करके अम्युनिशन क्रेट्स में भर दिया जाता है। ये क्रेट्स पहले जहाजों से समंदर उस पार युद्ध क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। वहां से पिकअप ट्रकों में लादकर मोर्चे तक भेजे जाते हैं और आखिरकार सैनिकों के हाथों में आ जाते हैं। जब ये गोली किसी राइफल में चैम्बर होती है और ट्रिगर दबाया जाता है तो इसका नतीजा होता है एक और जान का खलात्मा। हर साल दुनिया में करीब 14 अरब गोलियां बनाई जाती हैं और हर गोली के पीछे छुपा होता है एक ठंडा पड़ा शव। अब कहानी आती है हथियारों की तस्करी पर। हथियारों का निर्माण भले ही कुछ बड़ी ताकतें करती हों, लेकिन इन्हें बेचकर जंग के मैदान तक पहुंचाने का काम करते हैं इंडिविजुअल स्मगलर्स। और इसी रास्ते पर आता है यूरी, जो पहले एक शेफ था लेकिन अब बन चुका है दुनिया का चुना हुआ हथियार तस्कर। अपनी पहली ही स्मगलिंग ट्रिप में यूरी को पकड़ लेता है इंटरपोल का रडार और सिर्फ 10 मिनट बाद उनकी स्पीड बोट यूरी के कार्गो शिप तक पहुंच जाती है। मगर हैरानी की बात ये थी कि यूरी बिल्कुल घबराया नहीं, बल्कि बेहद ठंडे दिमाग से कप्तान को आदेश दिया, जहाज का रूट बदलो ताकि हमें थोड़ा वक्त मिल सके। फौरन ही उसने अपने आदमियों से कहा कि जहाज का नाम मिटाकर उसे नया नाम दो कोनो, जो उसने पहले नीदरलैंड्स में रजिस्टर कराया था। अभी इंटरपोल की स्पीड बोट पास आ गई। आमतौर पर यूरी अपने हथियारों के कंटेनरों पर रेडियो एक्टिव और केमिकल लेबल्स लगाकर अधिकारियों को धोखा दे देता था, मगर इस बार पीछा कर रही टीम का लीडर और कोई नहीं बस में आने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, कंटेनर खोलो और चेक करो। सबकी सांसें थम गई, लेकिन जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुला बाहर आया, हथियारों का जखीरा नहीं बल्कि एक ढेर सारी सड़ी गली आलू की बोरी और जखीरा। भयावह धूप में आलू सड़ चुके थे और उनसे निकलती बदबू बिल्कुल वैसी ही थी जैसी असली केमिकल रेडिएशन से आती है। देखने वालों को यह उतना ही डरावना लग रहा था, लेकिन यूरी जानता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। उसने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को रिश्वत देकर सही समय पर जैक को झूठी जानकारी पहुंचवाई। नतीजा ये हुआ कि जैक वैलेंटाइन खाली हाथ लौट गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आलुओं के नीचे असल में M16 राइफलों का पूरा जखीरा छुपा हुआ है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मौत से बचकर निकलते ही यूरी एक नई मुसीबत में फंस गया। खरीदारों की जगह पर पहुंचते ही उसे बताया गया कि उनके पास नकद नहीं है, वे सिर्फ कॉन्ट्राबैंड नशीली चीजें के बदले सौदा कर सकते हैं। पहले तो यूरी गुस्से से भड़क उठा और सौदा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन तभी सामने वाले ने बंदूक तान दी। यूरी का भाई विताली भी झट से पिस्तौल निकालकर भिड़ने को तैयार हो गया, लेकिन यूरी जानता था कि शैतान से कारोबार करते वक्त हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। इसलिए यहाँ तक कि जब गोली उसकी ओर चलाई गई तब भी उसने अपने भाई को रोका और शांत रहने का फैसला किया। मगर असली झटका यूरी को तब लगा जब विताली खुद उस कॉन्ट्राबैंड का आदी हो गया। वह टूट चुका था और फिर यूरी को मजबूरी में अपने ही भाई को रिहैब सेंटर तक ले जाना पड़ा। लेकिन यूरी को यह पता ही नहीं था कि वह खुद भी एक और लत का शिकार है, और वह थी एवा फोंटेन, अपने शहर की ब्यूटी क्वीन, जिसे देखकर यूरी पहली नजर में ही दीवाना हो गया था। फिर आधा साल पहले यूरी अपने परिवार के रेस्टोरेंट पर मौजूद था जब उसने अपनी आंखों के सामने दो गैंग्स के बीच खूनी गोलीबारी देखी। ये अनुभव टीवी पर न्यूज देखने जैसा नहीं था। यहाँ गोलियां सचमुच उसके कानों के पास से गुजर रही थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में खाने पीने से ज्यादा इंसान को बंदूक और गोलियों की जरूरत है, क्योंकि यही असली जिंदा रहने का साधन है। यही सोच उसे हथियारों के धंधे की ओर ले आई और फिर एक जान पहचान के जरिए उसकी मुलाकात हुई रशियन माफिया से। यूरी ने अपनी पहली डील के लिए एक उजी मशीन गन खरीदी। इस डील को पूरा करने के लिए यूरी ने कई चीजें सीखी। खरीदार से मिलते वक्त वह लगातार बोलता रहा और हथियार के हर एक फीचर का ऐसा बखान किया कि सुनने वाले दंग रह गए। यह बंदूक भले ही छोटी दिखे, लेकिन इसकी ताकत बिल्कुल साधारण नहीं है, और सबसे खास बात इसकी आवाज इतनी कम है कि अगर तुम पूरा मैगजीन मुझ पर खाली भी कर दो तो भी अगल बगल के कमरे में सो रहा इंसान नहीं जागेगा। यह सुनकर खरीदार ने तुरंत बंदूक लोड की और सीधे यूरी की तरफ तान दी। लेकिन यूरी ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुमने सच में ऐसा किया तो मेरे साथ बड़े कारोबार का सपना भूल जाओगे, कहना पड़ेगा। यूरी सचमुच जन्म से ही हथियारों का सौदागर था, जबकि पहले वो हिंसा से पूरी तरह दूर रहना चाहता था। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि इंसान की असली फितरत ही हिंसा है। स्पष्ट मकसद के साथ यूरी ने अपने भाई विटाली को भी इस धंधे में खींचना चाहा। विटाली तो हमेशा अपने माता पिता के रेस्टोरेंट में शेफ था,
था, मगर उसकी बनाई डिश देखने में भी बेकार और खाने में भी बेस्वाद। यूरी ने भाई को समझाया, सिर्फ करियर बदलने से ही जिंदगी बदल सकती है। शुरुआत में विटाली मानने को तैयार नहीं था, मगर यूरी की जिद और समझाने से आखिरकार वो भी मान गया। लेकिन अमेरिका में बंदूक बेचने वाले मैकडोनल्ड्स से भी ज्यादा थे। चाहे कितनी भी गली गली में गैंगस्टर आपस में लड़ते, लोकल मार्केट से बड़ा पैसा कमाना नामुमकिन था। तभी यूरी ने अपनी नजरें इंटरनेशनल मार्केट पर गड़ा दी, क्योंकि विदेशों में जंग की कोई कमी नहीं थी। उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था और हथियारों का इंटरनेशनल धंधा दो बड़ी ताकतों के ठेकेदारों के हाथ में था। अगर यूरी को इस खेल में हिस्सा चाहिए था तो उसे इन दो ध्रुवों में से किसी एक की चापलूसी करनी ही थी। इत्तेफाक से एक इंटरनेशनल आर्म्स एग्जीबिशन में उसकी मुलाकात सिमोन वाइस नाम के बड़े हथियार डीलर से हुई। वाइस अफ्रीका की कई लड़ाकू सरकारों के लिए हथियार बेचता था। उसने ईरान इराक युद्ध के दोनों पक्षों को हथियार सप्लाई किए थे, मगर खुद को वो सिद्धांतों वाला कमीना कहता था। यूरी ने जब उससे बड़े उत्साह से मुलाकात की तो वाइस ने उसे तुच्छ समझकर सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, ये जगह नौसिखियों के लिए नहीं है। असल में वाइस यूरी जैसे छोटे मोटे डीलर को बिल्कुल नजरअंदाजा करता था, लेकिन वो ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वही यूरी उसे पैरों तले रौंद डालेगा। कानूनी रास्ता बंद देख यूरी ने अंडरग्राउंड दुनिया का रास्ता चुना और तभी उसका असली धंधा तेजी से चल निकला। अमेरिकी फौज ने जब 1984 में लेबनान छोड़ा तो पीछे छोड़ गए हथियारों के पहाड़। उन्हें वापस अमेरिका भेजना मरम्मत के लिए महंगा पड़ता, इसलिए उन्होंने उन्हें कबाड़ की कीमत पर बेच दिया और यहीं पर यूरी को एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। उसने पूरा स्टॉक औने पौने दाम में खरीद लिया और उन्हें इलाके के गैर कानूनी हथियारबंद गिरोहों को बेच डाला। यूरी ने मोटा मुनाफा कमाया, लेकिन उसी दिन उसने और उसके भाई विटाली ने एक खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा। वही बंदूकें जो उन्होंने बेची थीं, अब आतंकियों के हाथों में थीं और वे मासूम नागरिकों का कत्लेआम कर रहे थे। विटाली, जो हमेशा बुराई से नफरत करता था, सब रोकना चाहता था, मगर यूरी ने उसे टोक दिया। ये हमसे कोई लेना देना नहीं रखता, हम सिर्फ बंदूक बेचते हैं, चलाते नहीं। अगर पैसा कमाना है तो दिल के अंदर की अच्छाई को दबाना सीखो। और यहीं से यूरी का धंधा आसमान छूने लगा। उसकी बंदूकें दुनिया के हर जंग के मैदान तक पहुंच गईं। कहा जाता है कि दुनिया के टॉप 10 युद्ध क्षेत्रों में से 8 में यूरी की बंदूकें गरज रही थीं। बिना यूरी के कई देशों के पास लड़ाई छेड़ने की ताकत तक नहीं थी। फर्क ये था कि यूरी किसी को भी हथियार बेच देता, चाहे इंसाफ के लिए लड़ने वाले हों या खून के प्यासे आतंकवादी, जनजातीय नरसंहार हो या निर्दयी तानाशाही जिसके पास पैसा हो, यूरी उसके हाथ में हथियार थमा देता। उसके लिए जंग ही शुरुआती गोलियों की आवाज थी और हर गोलियों की गूंज कैश रजिस्टर की घंटी। यूरी ने एक बार बड़े गर्व से कहा था, दुनिया में 55 करोड़ हथियार हैं, यानी हर 12 इंसानों पर एक हथियार, और मेरा मकसद है बाकी 11 लोगों को भी हथियार देना। लेकिन उसने कभी बिन लादेन को बंदूकें नहीं बेची। वजह कोई नैतिकता नहीं थी, बल्कि ये कि बिन लादेन के चेक हमेशा बाउंस हो जाते थे। यूरी ने अपने बिजनेस को और मजबूत बनाने के लिए एक गुप्त वेयर हाउस तक बना लिया, जहां हर तरह के हथियार रखे रहते, अलग अलग देशों के पासपोर्ट मौजूद रहते और 6 सूटकेस तैयार रहते, ताकि वो कभी भी अपनी पहचान बदलकर गायब हो सके। और पकड़ से बचने के लिए उसने अलग अलग कोड भी बना रखे थे। जैसे रॉकेट लॉन्चर को कहा जाता था माँ रॉकेट को बच्चा, और उसकी सबसे प्यारी AK-47 को वो कहता था फरिश्ता। जैसे जैसे यूरी का धंधा दुनिया भर में फैलने लगा, वैसे वैसे उसकी जेब में नोटों की गिनती भी बढ़ती गई। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी सपनों की रानी एवा फॉन्टेन को हासिल करने की कोशिश कर सके। यूरी ने चालाकी से एक प्लान बनाया। उसने एवा को बहाने से एक समंदर किनारे बने होटल बुलाया। पूरा होटल उसने बुक कर लिया ताकि वहाँ कोई बाहरी शख्स न हो। माहौल था रोमांटिक, चारों ओर सिर्फ खामोशी और महक। ज्यादा वक्त नहीं लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए यूरी ने फिर से अपनी दौलत पानी की तरह बहा दी। उसने एक प्राइवेट जेट किराए पर लिया और यहाँ तक कि उस पर अपना नाम तक लिखवा दिया, और उसी जेट के आसमान में दोनों की मोहब्बत ने गूंजदार हलचल मचा दी। जल्द ही एवा और यूरी ने शादी कर ली। वो अब पति पत्नी थे, लेकिन असली सच्चाई सिर्फ यूरी जानता था। एक देवी समान औरत का दिल जीतना आसान नहीं होता और उसे अपने पास बनाए रखने के लिए हमेशा दौलत चाहिए होती है। हकीकत ये थी कि एवा को पाने के चक्कर में यूरी लगभग कंगाल हो चुका था, और जब महीनों तक कोई सौदा नहीं हुआ तो उसने अपने शाही ठाट बाट बनाए रखने के लिए क्रेडिट कार्ड्स पर जीना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत फिर यूरी पर मेहरबान हो गई। साल 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हुआ और यूरी ने तुरंत एक नए बड़े मौके की गंध सूंघ ली। वो भागा अपने वतन यूक्रेन।
क्योंकि ठंडे युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान ये जगह सोवियत आर्मी का सबसे बड़ा अड्डा रही थी। वहां लाखों सैनिक तैनात थे, लेकिन अब दीवार गिर चुकी थी, जंग खत्म हो चुकी थी और पूरा असलहा बारूद कबाड़ की तरह पड़ा हुआ था। ऊपर से अब जब फौजियों को महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली थी, तो वो भी बड़े आराम से अपने हथियार बेचने को तैयार थे। यूरी ने वहां पहुंचकर अपने मामा दिमित्री, जो आर्मी में जनरल थे, से मुलाकात की और दिमित्री की रहनुमाई में यूरी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना देखा, इतिहास का सबसे शक्तिशाली आर्सेनल। वहां सिर्फ बंदूकें ही नहीं थीं, बल्कि मिसाइलें, मोर्टार, माइंस, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और यहां तक कि हेलीकॉप्टर तक मौजूद थे। पूरी की पूरी एक सेना खड़ी करने लायक। लेकिन इतना बड़ा मौका था तो जाहिर है दुश्मनों की नजर भी वहां थी, और उन्हीं में से एक था सिमोन वाइज, वही शख्स जिसने कभी यूरी को नीचा दिखाया था। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। अब वाइज खुद यूरी से साझेदारी की गुहार कर रहा था, मगर यूरी ने ठंडे लहजे में वही किया जो कभी वाइज ने उसके साथ किया था, उसका ऑफर ठुकरा दिया। यूरी ने अहंकारी अंदाज में कहा, पहले मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी, तब तुमने मुझे नीचा दिखाया था, लेकिन अब मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ तक पहुँचना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। ये अल्फाजाज किसी जंग का ऐलान थे। दोनों की आंखों में एक खतरनाक आग भड़क उठी। सिर्फ 2 दिन बाद वाइज दोबारा मिलिट्री बेस पहुंचा। इस बार वो सीधे दिमित्री से बात करना चाहता था, लेकिन जवाब वही रहा ना, क्योंकि दिमित्री अच्छी तरह समझता था कि दौलत को बाहरी लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। यूरी ने अपने चाचा की इस मदद के लिए उन्हें एक रोल्स रॉयस गिफ्ट की। दिमित्री बेहद खुश होकर उसे टेस्ट ड्राइव पर ले गए, लेकिन गाड़ी के स्टार्ट होते ही वो जोरदार धमाके से फट गई। धुएं और आग में लिपटी कार के साथ दिमित्री के जिस्म के टुकड़े टुकड़े उड़ गए। यूरी समझ गया ये बम असल में उसके लिए लगाया गया था। दुर्भाग्य से मौत की कस्त उसके चाचा ने भर दी। मौत को करीब से देखने के बाद यूरी पहली बार सहम गया, लेकिन ये डर उसके बिजनेस को छोड़ने के लिए नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा पैसे कमाने की भूख में उसने नया रास्ता चुना, अफ्रीका। क्योंकि पिछले 10 सालों में 23 देशों में 11 जंगें लड़ी गई थी और यूरी जैसे हथियार तस्करों के लिए ये जमीन सचमुच जन्नत थी। उसका अगला ठिकाना था लाइबेरिया, लेकिन जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे एक जनरल के बेटे ने रोक लिया। हाथ में सुनहरी AK-47 लिए वो बिगड़ा हुआ वारिस यूरी को अपनी कार में बिठा ले गया। कुछ देर बाद यूरी को एक आलीशान महल में ले जाया गया, एक ऐसा महल जो उस गंदगी और खंडहरों के बीच बिल्कुल बेगाना लगता था। वहीं यूरी की मुलाकात हुई आंद्रे बैप्टिस्ट से, एक ऐसा शख्स जो खुद को राष्ट्रपति कहता था, लेकिन असल में एक खूनी दरिंदा था। अपने दुश्मनों को खत्म करने का उसका तरीका इतना बेरहम था कि सुनकर ही रूह कांप जाए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं कर सकता हूँ। ये सुनकर पल भर के लिए यूरी का खून सूख गया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को संभाला और गुस्सा दिखाते हुए बोला, अब जब तुमने ये बंदूक इस्तेमाल कर ली है तो तुम्हें इसे खरीदना ही पड़ेगा, वरना मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा। ये सुनकर आंद्रे गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि यूरी के इस बेखौफ रवैये पर जोर जोर से हंसने लगा और यहीं से दोनों के बीच एक नया सौदा तय हो गया। सौदे के बाद आंद्रे का बेटा यूरी को एक जर्जर C2 स्टार होटल में ले गया, जहाँ पहले से ही 2 खूबसूरत लड़कियां उसका इंतजार कर रही थीं। मगर यूरी ने उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि इस जगह पर जुकाम से भी ज्यादा आम थी। अगले दिन एंड्रे खुद यूरी को अपनी सेना दिखाने ले गया। ये सेना औरों से अलग थी, क्योंकि इसमें शामिल थे बच्चे। हाँ, वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वहाँ उनके हाथों में थी मशीन गन। आंद्रे गर्व से बोला, इन नन्हे से बच्चों को हल्के में मत लेना, ये बड़ों से भी बेहतर मारना जानते हैं, क्योंकि किसी को शक ही नहीं होता कि मौत एक बच्चे के हाथों से आ सकती है। इसके बाद आंद्रे ने साफ शब्दों में कहा, हयुद्ध ने मेरा खजाना खाली कर दिया है, मैं तुम्हें केवल लकड़ी या हीरे में भुगतान कर सकता हूँ। इस बार यूरी बेहद समझदारी दिखाता है। पिछली गलती से सबक लेकर उसने बिना झिझके हीरे चुन लिए। आखिरकार जो चीज सूटकेस में आ जाए और दुनिया के किसी कोने में भी बिक सके, उससे बेहतर सौदा क्या होगा। यही नहीं, यूरी ने अपनी नई चालें भी दिखाई। उसने हथियारों की कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाने की पेशकश की, यानी हर युद्ध की जरूरत के हिसाब से तैयार किए गए हथियार, ताकि आंद्रे की सेना मैदान ए जंग में बढ़त हासिल करे और उसके लोग मरे। यूरी की इन बातों से आंद्रे दंग रह गया और बोला, लोग मुझे लॉर्ड ऑफ वॉर कहते हैं, लेकिन अब लगता है ये खिताब तो तुम्हें मिलना चाहिए। जैसे जैसे यूरी के सौदे बढ़े, उसका खजाना भी आसमान छूने लगा, मगर उसने अपनी पत्नी को कभी अपने असली काम के बारे में नहीं बताया। उसकी पत्नी को शक तो हुआ, क्योंकि एक साधारण ट्रांसपोर्ट बिजनेस से कोई 18 कैरेट के हीरे के झुमके कैसे खरीद सकता है। मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं करी, पूछे, क्योंकि वो जानती थी जवाब चाहे जो भी हो मिलेगा तो सिर्फ। मगर उसने ज्यादा सवाल नहीं करी, पूछे, क्योंकि वो जानती थी जवाब चाहे जो भी हो मिलेगा तो सिर्फ झूठ। बस वो यूरी से यही कहती रही,
किसी भी हालत में हमारे परिवार को टूटने मत देना। खुशकिस्मती से यूरी बेहद चालाक था। उसके पास निगरानी से बचने के कई तरीके थे। यही वजह है कि वो इंटरपोल की नजरों से कई बार बाल बाल बच निकलता। जैक वैलेंटाइन, जो हमेशा यूरी के पीछे पड़ा रहता था, कोई साधारण आदमी नहीं था। उस दिन उसने यूरी के घर के कचरे में छानबीन की और वहां से फाड़े हुए कागजों के टुकड़े ढूंढ निकाले। जब उसने उन्हें जोड़कर देखा तो एक बड़ा राज्य सामने आया। यूरी के पास पूरे जहाजों का बेड़ा था, जो हफ्ते में एक बार हथियार लेकर पश्चिमी अफ्रीका जाता था। जैक ने तुरंत चाल चली। उसने साफ ऐलान कर दिया कि अगर यूरी का जहाज तय किए गए एयरपोर्ट पर नहीं उतरा तो वो उसे आसमान में ही उड़ा देगा। यूरी ने अपने मोर्चे पर तैनात सैनिकों को फोन मिलाया, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो भी मदद नहीं कर सकते थे। मजबूरी में यूरी ने पायलट को ऑर्डर दिया कि जहाज को हाईवे पर उतारो, क्योंकि अगर वो तय जगह पर उतरते तो हथियारों के सबूत के साथ रंगे हाथों के पकड़े जाते और जिंदगी भर जेल में सड़ते। यूरी को भरोसा था कि पुलिस का जहाज इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, और अगर उसने ये चाल चली तो कम से कम 1 घंटा तो खरीद ही लेगा। आखिरकार जहाज हाईवे पर उतर गया, लेकिन जैसे ही लैंडिंग हुई यूरी के साथ आए पायलट डर के मारे भाग खड़े हुए। वो हथियारों से भरे जहाज के साथ पकड़े नहीं जाना चाहते थे, लेकिन यूरी वहीं खड़ा रहा। वो न डरा न घबराया। उसने जहाज का कार्गो बे खोला और पास खड़े शरणार्थियों को बुलाकर कहा, ये हथियार सब तुम्हारे हैं, मुफ्त, बिना किसी शर्त के। अफ्रीका में कभी कभी हथियार हीरे से ज्यादा काम के होते हैं। और देखते ही देखते भीड़ ने वो पूरा माल साफ कर दिया, जिसे लोड करने में पूरी टीम को 1 दिन लगा था। बस 10 मिनट में सब गायब हो गया। जब तक जैक अपनी टीम के साथ पहुंचा, सबूत का नामो निशान मिट चुका था। जैक के आदमी वहीं यूरी को खत्म कर देना चाहते थे। आखिर ये सुनसान अफ्रीकी सवाना था। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। लेकिन जैक जिंदगी भर इंसाफ और ईमानदारी के रास्ते पर चला था। उसने कभी निजी फायदे या गैर कानूनी सजा के बारे में नहीं सोचा। इसलिए उसने कानून की हद में रहते हुए यूरी को सिर्फ 24 घंटे के लिए हिरासत में लिया, क्योंकि यूरी की आजादी का एक एक सेकंड छीनना दुनिया भर में निर्दोष बच्चों और बड़ों की जिंदगी का एक एक सेकंड बढ़ना था। जैक अपनी टीम के साथ वहां से चला गया, इस उम्मीद में कि स्थानीय लोग ही यूरी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन अफ्रीका की सच्चाई अलग थी। यहाँ लोग खून खराबे से ज्यादा पैसे बनाने में यकीन रखते थे। इसलिए उन्होंने यूरी की जान लेने के बजाय उसके $multi-million वाले जहाज को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो विशाल जहाज को जान लेने के बजाय बस एक ढेर में तब्दील होने लगा। लेकिन यूरी अब भी शांत था, क्योंकि वो जानता था यह सब जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे गिद्ध हड्डियां चुनते हैं, जैसे लकड़बग्घे लाश नोचते हैं, वैसे ही ये लोग उसके जहाज को नोच रहे थे। ठीक 1 दिन बाद यूरी को रिहा कर दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने पहले से सोच रखा था। थका हारा जब वो अपने होटल पहुंचा तो देखा अंदर आंद्रे उसका इंतजार कर रहा था और साथ लाया था एक भयावह तोहफा। असल में सिमियन वाइज यूरी का सबसे बड़ा दुश्मन आंद्रे के विरोधियों को हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंद्रे ने उसे पकड़ लिया। अब वो चाहता था कि यूरी खुद अपने हाथों से अपने दुश्मन को मार दे। यूरी जिसने जिंदगी भर हथियारों के सौदे किए थे, मगर कभी किसी को अपने हाथों से नहीं मारा था, अचानक झिझकने लगा। लेकिन आंद्रे ने जबरदस्ती उसकी हथेली में बंदूक थमा दी और ट्रिगर दबा दिया, और इस तरह पहली बार यूरी के हाथ खून से लाल हो गए। उसके अंदर अचानक अपराध बोध की एक गहरी लहर दौड़ गई। उस एहसास से बचने के लिए उसने बार का रुख किया और पहली बार पाउडर और बारूद से बनी एक नशीली चीज ले ली। उसके बाद वो सड़कों पर भटकने लगा जैसे कोई खोई हुई आत्मा। इन्हीं दिनों में उसने एक नन्ही बच्ची को देखा जिसका एक हाथ नहीं था। बच्ची मासूमियत से पूछती है, क्या मेरा हाथ वापस उगेगा? उस पल यूरी का दिल भीतर से टूट गया। अपराध बोध और पीड़ा अब और गहरी हो गई। इधर जैक यूरी को पकड़ने के लिए नया रास्ता तलाश रहा था। वो सीधा यूरी की पत्नी एवा तक जा पहुंचा, लेकिन एवा लगातार यही कहती रही, मुझे यकीन नहीं है, और उसने गुस्से में जैक को घर से निकाल दिया। यूरी जब घर लौटा तो देखा एवा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, यूरी, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है सब खून से सना हुआ है। यूरी अब और सच छिपा नहीं सका। उसने कहा, मैं जो करता हूँ वो गैर कानूनी नहीं है, बल्कि कमजोरों को अपनी रक्षा का हक देता है। लेकिन एवा चिल्लाई, मुझे कानून की परवाह नहीं, ये काम गलत है, चाहे तुम इसे सही ठहराओ या नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता भी युद्ध के बमों में मारे गए थे। वो युद्ध से नफरत करती थी और उन हथियार बेचने वालों से भी जिनकी वजह से इंसानियत बिखर रही थी। सबसे ज्यादा नफरत उसे अब अपने ही पति यूरी से थी, जिसे वो कभी दिल से चाहती थी। दिल में उथल पुथल के बीच अवा ने यूरी से कहा
इस गंदे धंधे से हमेशा के लिए हाथ धो लो। अपने प्यार और परिवार को खोने से बचाने के लिए यूरी ने ठान लिया कि अब वो हथियारों का धंधा छोड़ देगा और एक साफ सुथरे काम में लगेगा। पैसों की तंगी थी, काम भी बहुत कठिन, लेकिन फिर भी यूरी ने आधे साल तक अपनी बात निभाई। लेकिन किस्मत यूरी को चैन से जीने कहाँ देती। एक दिन अचानक लाइबेरिया का तानाशाह आंद्रे बैपटिस्ट उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस वक्त लाइबेरिया की गृह युद्ध और तेज हो चुकी थी और आंद्रे को हथियारों की सख्त जरूरत थी। शुरुआत में यूरी ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन जब आंद्रे ने उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हीरा रख दिया तो यूरी का दिल डगमगा गया। उसने काले चश्मे पहने और फिर उसी अंधेरे रास्ते पर लौट पड़ा। वजह सिर्फ लालच नहीं थी, बल्कि यूरी जानता था कि असली पहचान और असली हुनर सिर्फ उसी काले धंधे में था। और सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि उसकी बीवी अवा उस पर शक न कर ले। यूरी ने झूठ बोला कि कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप है, पर रविवार को लौट आऊंगा और फैमिली के साथ बीच पर चलेंगे। ऊपर से तो अवा ने उसकी बात मान ली, पर उसके दिल में शक और गहरा चुका था। अवा ने बहाना बनाया कि बेटे को स्विमिंग लेसन पर ले जा रही है। वो नीचे कार में बैठकर इंतजार करती रही। जैसे ही यूरी बाहर निकला, अवा ने गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पहले कभी कोई यूरी का पीछा करता तो वो तुरंत भांप लेता था, मगर इस बार बात अलग थी, क्योंकि उसके पीछे उसकी अपनी बीवी थी। इसलिए यूरी को भनक तक नहीं लगी और यही लापरवाही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। यूरी जैसे ही वेयरहाउस से सामान उठाकर निकल गया, अवा बेटे को लेकर सीधे उसी गुप्त गोदाम के दरवाजे तक पहुंच गई। उसने ताले का कोड तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रही। थकी हारी अवा ने जब बेटे की ओर देखा तो उसके मासूम चेहरे पर अनजाने सवाल तैर रहे थे। अवा ने आखिरकार ताले का पासवर्ड डाला। अपने बेटे की जन्मतिथि थी। तुरंत ही लॉक खुल गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। हथियारों का जखीरा, नकली पासपोर्ट और वो अकाउंट बुक्स जिनमें सिर्फ खून से सनी कमाई दर्ज थी। एवा अब और नहीं सह पाई और उसी पल उसने तय कर लिया, वो यूरी को छोड़ देगी। इधर यूरी अपने भाई विताली को फिर से मनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसकी मदद और सुरक्षा सिर्फ भाई ही दे सकता था। विताली अब बदल चुका था, नशे से बाहर आ चुका था और अपनी जिंदगी बसाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जब बात भाईचारे और प्यार की आई तो उसने भाई को चुना। दोनों भाई फिर से निकल पड़े, इस बार लिबेरिया। वहां डील पूरी हुई, लेकिन शर्त यह थी कि हथियारों को पड़ोसी देश सिएरा लियोन तक पहुंचाना होगा। इस काम के लिए यूरी और विटाली को साथ में भेजा गया, आंड्रे के बेटे के साथ। लेकिन रास्ते में आंड्रे का बेटा मानो पागल हो गया। बेखौफ होकर निर्दोष लोगों की हत्या करने लगा। अपने आप को आजादी का सिपाही कह रहा था, लेकिन हकीकत ये थी ऐसे लोग दूसरों की आजादी छीन लेते हैं। इसी दौरान विताली ने अपनी आंखों के सामने एक मासूम माँ और उसके छोटे बच्चे को बेरहमी से मारा जाता देखा। ये मंजर उसे भीतर तक तोड़ गया। उसने वहीं तय कर लिया, वो अब इस सौदे का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन यूरी ने उसे फिर से वही पुराना तर्क दिया, ये जंग हमने शुरू नहीं की है। अगर हम हथियार नहीं बेचेंगे तो कोई और बेच देगा। यूरी की ये बात सुनकर विताली समझ गया, भाई ने अब अपनी आत्मा खो दी है। इसलिए उसने चुना एक आखिरी चरम रास्ता। विताली ने 2 ग्रेनेड उठाए, पिन खींचे और सीधे हथियारों से भरे ट्रक पर फेंक दिए। पहला धमाका हुआ, लेकिन दूसरे ट्रक तक पहुंचने से पहले उसे गोली लग गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसका इरादा अब भी अटल था। गिरते गिरते भी उसने अपने हाथ में पकड़े आखिरी ग्रेनेड का पिन खींचने की कोशिश की, ताकि इस गंदी दुनिया को आग में जला सके। लेकिन तभी यूरी उसके सामने आ गया। रोते हुए कांपते हाथों से उसने ग्रेनेड का पिन वापस डाल दिया। वो अपने भाई को खोना नहीं चाहता था। विटाली ने अपनी आंखें बंद की और दिल में जलते हुए गुस्से के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। भाई को खोने का गहरा दर्द सीने को चीर रहा था, मगर यूरी का दिल अब पत्थर बन चुका था। उसने सौदा पूरा किया, क्योंकि चाहे वो रुकता या आगे बढ़ता, मर चुके लोग तो लौटने वाले नहीं थे। लेकिन हथियारों का आधा हिस्सा खो जाने पर उसे सिर्फ आधे ही हीरे मिले। और जैसे ही सौदा खत्म हुआ, वहां खून की होली शुरू हो गई। मगर यूरी को कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि उसके अनुसार ये देश तो उसके हथियारों से पहले ही हजारों कत्लेआम देख चुका था। उस पल यूरी को एहसास हुआ कि वो भी अब आंद्रे जैसा ही बन चुका है। फिर सबूत मिटाने के लिए उसने एक लाइबेरियन डॉक्टर को $20 दिए, ताकि वो विटाली के शरीर से सारी गोलियां निकाल दे और नकली डेथ सर्टिफिकेट बना दे। लेकिन या तो पैसों की कमी थी या डॉक्टर की कारीगरी। एक गोली शरीर में रह गई और वही गोली गवाह की गवाही के साथ यूरी की गिरफ्तारी की वजह बनी।
जैसे ही यूरी अपने देश लौटा, उसे हिरासत में ले लिया गया। कस्टडी में रहते हुए उसने अपनी पत्नी और माता पिता से बात करनी चाहिए, मगर अबावा अपने बेटे को लेकर जा चुकी थी और उसके माता पिता ने भी उसे हमेशा के लिए ठुकरा दिया। इस बार यूरी सचमुच अकेला पड़ चुका था। फिर भी जब एजेंट जैक वैलेंटाइन ने सबूत रखकर उसे आजीवन कारावास की धमकी दी, तो यूरी जरा भी नहीं डरा, क्योंकि यूरी जानता था दुनिया का सबसे बड़ा हथियार व्यापारी वही नहीं बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति एक दिन में उतने हथियार बेच देता है जितने यूरी साल भर में नहीं बेच पाता, और युद्धों की आग जलाने के लिए राष्ट्रपति को यूरी जैसे तस्करों की जरूरत होती है। पहले जैक को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका देश इतना गंदा और बेरहम हो सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके अपने अधिकारी ने सच्चाई साफ कर दी, और नतीजा, यूरी न केवल रिहा हुआ बल्कि उसके हाथ में मुआवजे के तौर पर एक सूटकेस भर पैसे थमा दिए गए। उसके बाद यूरी फिर से अपने काले धंधे में लौट आया और दुनिया भर में हथियारों की तस्करी करने लगा। यह थी 2005 की फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर एंड्रयू निकोल के निर्देशन में और निकोलस केज के अभिनय के साथ बनी एक सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। फिल्म की शूटिंग में 3000 से ज्यादा असली AK-47 का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि नकली बंदूकें असली से भी महंगी पड़ रही थीं, और सबसे बड़ा कारण असली हथियार डीलरों का जबरदस्त सपोर्ट। फिल्म में दिखाए गए टैंकों की पंक्ति भी असली थी, और वो टैंक एक चेक व्यापारी के थे। इस सीन की शूटिंग से पहले किसी तरह की गलतफहमी न हो, इसलिए फिल्म क्रू ने नाटो को पहले ही सूचित कर दिया था। आम लोगों की नजरों में यूरी एक सच्चा मौत का सौदागर है, क्योंकि जहां भी वह जाता है वहां युद्ध छिड़ जाता है, जहां भी जाता है लाशें बिछ जाती हैं। लेकिन यूरी को इस पर जरा भी अपराध बोध नहीं होता। भले ही उसकी पत्नी, बच्चा और माता पिता ने उसे छोड़ दिया हो, भले ही उसका मासूम भाई नाहक अपनी जान गंवा चुका हो, फिर भी उसने हथियारों के कारोबार को छोड़ना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यूरी की नजर में हथियार सिर्फ एक साधन है। जब तक उसने खुद ट्रिगर नहीं दबाया, जब तक उसने किसी को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, तब तक चाहे कितने भी लोग मरें, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बल्कि अगर वह यह काम न करे तो कोई और करेगा। दुनिया उसके न करने से बदलने वाली नहीं। यूरी ने एक बार कहा था, आखिरकार दुनिया हथियार बेचने वालों की होगी, क्योंकि बाकी सब लोग तो एक दूसरे को मारने में व्यस्त रहेंगे, और जिंदा रहने का असली राज है कभी युद्ध मत करो, खासकर अपने आप से। यूरी की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि एक बार वह किसी बात या इंसान को चुन ले तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। जैसे 10 साल पहले जिस लड़की को पहली बार देखकर उसका दिल धड़क उठा था, 10 साल बाद भी वह उसे उतना ही चाहता और संजोता है। हथियारों के कारोबार की राह पर कदम रखते ही चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, यूरी ने कभी खुद पर शक नहीं किया, न ही खुद से संघर्ष किया। इस मायने में जैक भी यूरी जैसा ही है। दोनों अपने सिद्धांतों पर अटल हैं, दोनों अपने भीतर के सच के प्रति वफादार हैं। लेकिन फताली यूरी का भाई ऐसा नहीं था। वह हमेशा खुद से जूझता रहा, ना तो वह शांतिपूर्ण जीवन को पूरी तरह चुन पाया, ना ही पैसों के लालच को साफ साफ ठुकरा पाया। उसका मन हमेशा उथल पुथल में रहा। फाताली ने हकीकत से भागने के लिए नशे का भी सहारा लिया। हालांकि आखिर में उसने अपने दिल की सच्चाई को थाम लिया, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। असल में लोग ज्यादातर इसलिए पीड़ित होते हैं क्योंकि वे अपने फैसलों में मजबूत नहीं होते। यही उन्हें कठिन परिस्थितियों और उलझनों में धकेल देता है, और जब बहुत सोच समझकर कोई रास्ता चुन भी लेते हैं तो भी उन्हें अफसोस और निराशा बनी रहती है कि दूसरा रास्ता क्यों नहीं चुना। लेकिन अगर आपके विचार पक्के हों तो ना आप हिचकिचाएंगे, ना ही खुद को तड़पाएंगे। तब आपके लक्ष्य और साफ और मजबूत बनेंगे। यह दुनिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। यह तो हमेशा विरोधाभासों और विपरीत परिस्थितियों के साथ ही चलती है। न तो कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है और न ही हर किसी को खुश करना संभव है, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग सोच और नजर होती है। इसलिए हमें परिपूर्णता के पीछे नहीं भागना चाहिए।